बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से जिस फ़ैसले का, जिस हुक्मनामे का इंतज़ार किया जा रहा था, वो हुक्मनामा आ गया है, वो फ़ैसला सामने आ चुका है। और दूसरा नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ अहम बड़ी मुलाकातें भी हुई हैं। ये मुलाकातें क्यों हुई हैं, किसकी मुलाकात हुई है और किसने मुलाकात की है, मुलाकात में कौन कौन शरीक था, इन मुलाकातों की कहानी क्या है, इस बड़ी ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से, आप मोहब्बत करने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे हम्बल दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, जिस हुक्मनामे का इंतज़ार किया जा रहा था, जस्टिस मंसूर शाह की जानिब से जो आर्टिकल 191 का मुकदमा सुनने का फ़ैसला किया गया, कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का मुकदमा था, कस्टम एक्ट का मुकदमा था और वह मुकदमा ट्रांसफ़र होना था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। लेकिन जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि हम ये मुकदमा सुनेंगे, हमारा अख्तियार है, हम इस सब्सटेंशियल क्वेश्चन का जायज़ा ले सकते हैं। तो एक ऑर्डर नाज़रीन जारी किया गया जस्टिस मंसूर शाह की जानिब से 13 जनवरी का। इस ऑर्डर में नाज़रीन मंसूर शाह साहब के साथ जो दो दीगर जज साहबान थे, जिसमें एक आयशा मलिक साहबा थी और दूसरे जस्टिस इरफान सादिक खान साहब थे, इस 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत के वकला को और जो कंपनीज के वकला थे उनको तैयारी करने का वक्त दिया था कि आप हमें असिस्ट करें कि हमारा रेगुलर बेंच, जस्टिस मंसूर शाह का 3 रुकनी रेगुलर बेंच जो है, ये कस्टम ड्यूटी का मुकदमा जिसमें लीगल इंटरप्रिटेशन का इशू है, इस मुकदमे को क्यों नहीं सुन सकता। आइन का आर्टिकल 191A ये मुकदमा हमें सुनने से क्यों रोकता है। एक नाज़रीन ये ऑर्डर था। दूसरा मंसूर शाह साहब का नाज़रीन ऑर्डर था 16 जनवरी का। नाज़रीन पिछली 14 साल की रिपोर्टिंग में हमने देखा है कि जब बेंच टूट जाता है तो बेंच का सरबराह मैक्सिमम इतना ऑर्डर पास करता है कि मामला चीफ जस्टिस को भिजवा देता है या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भिजवा देता है कि चूंकि एक जज साहब ने मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया है तो लिहाजा नया बेंच बनाया जाए। अब चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आ चुका है, पहले ये मामला रजिस्ट्रार ऑफिस को रेफर होता था, रजिस्ट्रार ऑफिस जो है चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत करने के बाद, नोट पुट करने के बाद बेंच बना देता था। अब नाजरीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद ये मामला बराह रास्त चीफ जस्टिस की जो कमेटी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, उसके पास जाता है। तो 16 जनवरी को मंसूर शाह साहब ने यह मामला बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भिजवाने की बजाय मंसूर शाह साहब ने ऑर्डर कर दिया कि पुराने वाला जो बेंच था जिसमें इरफान सादिक खान मेरे साथ शामिल थे, उनको बेंच में दोबारा से शामिल किया जाए और ये पार्ट हर्ड केस है। अब नाज़रीन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में एपिसोड हुआ कि दोनों कमेटियों ने, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और दूसरी जो जजेस कमेटी है, उन्होंने ये मुकदमा जो था कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने नाज़रीन इस केस की जो समाअत की, पहली समाअत तो 27 जनवरी को थी, लेकिन जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने उस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। और आपने देखा अभी जो मैंने सारी डिटेल आपके साथ शेयर की हैं कि जब आयशा मलिक साहबा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं बैठी, माजरत कर ली कि वो इस केस की समाअत नहीं कर सकती, तो उस रोज़ बेंच ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया। लेकिन उसके पैरेलल अगर हम देखें तो मंसूर शाह साहब ने ऑर्डर पास कर दिया, केस को जुज़वी समाशुदा करार दे दिया, बेंच में जस्टिस इरफान सादिक खान को वापस शामिल करने का हुक्म दे दिया। लेकिन आईनी बेंच ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया और आईनी बेंच ने यह कहा कि हम ऑर्डर नहीं पास कर सकते, हमारा बेंच टूट गया है, हम कल इस केस को सुनेंगे। तो अगले दिन चूंकि अमीनुद्दीन खान साहब आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने नया 7 रुकनी बेंच बनाया और 28 जनवरी को इस केस की समाअत हुई। अब 28 जनवरी को नाज़रीन जब मुकदमा लगा रेगुलेटरी ड्यूटी वाला, तो उसमें ये जो मंसूर शाह साहब के ऑर्डर हैं 13 जनवरी का और 16 जनवरी का, इन दोनों ऑर्डर को वापस ले लिया गया। लेकिन ये जो समाअत थी 28 जनवरी की नाज़रीन, इस समाअत का जो हुक्मनामा था, उस हुक्मनामे का इंतज़ार किया जा रहा था। आज नाज़रीन ये हुक्मनामा 5 सफ़ात का जारी कर दिया गया है। अमीनुद्दीन खान साहब ने यह फैसला लिखा है और अमीनुद्दीन खान साहब के फैसले में
आसान अल्फाज में आप देखने वालों को समझाने के लिए यह कहा गया है, जस्टिस मंसूर इरशाद साहब के बेंच ने जो 13 जनवरी को और 16 जनवरी को जो ऑर्डर पास किए, यहां पे मंसूर इरशाद साहब का नाम नहीं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अमीनुद्दीन खान साहब के 7 रुकनी बेंच ने यह डिक्लेयर किया है कि मंसूर इरशाद साहब के बेंच ने जो 13 और 16 जनवरी को अहकामात जारी किए थे वो विदाउट जुरिस्डिक्शन एंड लॉफुल अथॉरिटी नहीं थे। यानी कोई अख्तियार नहीं था मंसूर इरशाद साहब को, ना उनकी जुरिस्डिक्शन थी, ना उनका अख्तियार था, ना कानून उनको अथॉरिटी देता था, लेकिन बगैर अख्तियार के मंसूर इरशाद साहब ने ऑर्डर पास किए। और इस ऑर्डर में जो कि अमीनुद्दीन खान साहब ने आज जारी किया, इसमें यह भी डिक्लेयर किया गया है कि 13 और 16 जनवरी के जो मंसूर इरशाद साहब के ऑर्डर हैं इनको रिकॉल किया जाता है, ये नॉन एस्ट हैं। इन अहकामात का, इन 13 और 16 जनवरी के अहकामात का वजूद ऐसे ही है कि ये सिरे से मौजूद ही नहीं, सिरे से इनका जन्म ही नहीं हुआ। और इन दोनों अहकामात की बुनियाद पर जो सुपरा स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया, यानी जो 20 जनवरी को सोमोटो लिया गया कंटेम्प्ट की कार्रवाई का, और फिर जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर करके 27 जनवरी का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के मुताबिक जो कि अमीनुद्दीन खान साहब ने आज जारी किया है, वो तमाम का तमाम सुपरा स्ट्रक्चर जो कि 13 और 16 जनवरी के अहकामात पर बिल्ड किया गया वो गिर गया है। यह अमीनुद्दीन खान साहब के ऑर्डर में डिक्लेयर किया गया है। और यह भी कहा गया अपने अमीनुद्दीन खान साहब के इस ऑर्डर में कि रेगुलर बेंच ने जो इस केस को सुनने का जो फैसला किया, उनका कोई अख्तियार नहीं था कि ऐसा कोई जुरिस्डिक्शन वो एज्यूम करते जो कानून उनको नहीं देता था। और आगे चल के नाज़रीन कहा गया है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है और जो जजेस कमेटी है जो कि आइन के आर्टिकल 191A के तहत बनी है, वो ये डिटर्मिनेशन करेगी कि कौन सा मुकदमा कहाँ पे और किस बेंच में लगेगा। अब नाज़रीन इस केस की समाअत जो गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी की गई है, उसमें मंसूर अपने अमीनुद्दीन खान साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि जो शोकास नोटिस नज़र अब्बास को जारी किया था वो मामला तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये जो कंटेम्प्ट का केस था जिस पर सारी प्रोसीडिंग की गई, उस कंटेम्प्ट की फाइल को, कंटेम्प्ट केस के रिकॉर्ड को जो है आइंदा समाअत पर इस केस के साथ क्लब कर दिया जाए, इस केस के साथ जो है वो टैग कर दिया जाए। तो ये नाज़रीन अमीनुद्दीन खान साहब ने ऑर्डर, हुक्मनामा जिसका इंतजार था वो जारी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और डेवलपमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में हुई है कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो 12 दिसंबर का ऑर्डर था जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिससे नाकाबिले समाअत करार दे के खारिज कर दिया गया था, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने अब 12 दिसंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। अब इस इंट्रा कोर्ट अपील में नाज़रीन खबर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने तो 12 दिसंबर को अपना फैसला दे दिया, लेकिन अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा कोर्ट अपील लेके आई है, अब नाज़रीन अपील मौजूदा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जो 6 रुकनी बेंच था जिसने 12 दिसंबर को फैसला दिया था, अब यह बेंच इस अपील को नहीं सुन सकता। अब नया बेंच बनेगा, उस नए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नए जजेस शामिल होंगे और वो नया बेंच जो है इंट्रा कोर्ट अपील में बड़ा बनाया जाएगा। यानी पहले 6 रुकनी बेंच का फैसला है 12 दिसंबर का, अब 7 या 8 रुकनी बेंच बनेगा जो इस पीटीआई की बैरिस्टर गौहर की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये 26वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आने वाली अपनी नौयत की पहली इंट्रा कोर्ट अपील होगी। इसके साथ साथ नाज़रीन मुलाकातों की कहानी नाज़रीन ये है कि आज जुडिशल कमीशन का आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 8 जजेस अपॉइंट होने हैं, उन 8 जजेस की तैनाती के लिए जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, पहले तो 11 फरवरी को बुलाया गया था, लेकिन आज इस इजलास की जो डेट है उसको रीशेड्यूल करके अब इजलास की नई तारीख जो है वो 10 फरवरी और दिन 2 बजे ये जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो शुरू होगा। अब इस इजलास में नाज़रीन 8 जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होना है और 8 जज नाज़रीन लिए जाने हैं जो 5 हमारी हाई कोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट। अब 5 हाई कोर्ट्स हैं, 5 हाई कोर्ट्स के पहले जो सीनियर चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस होंगे, ये 25 नामों पर, ये 25 नाम बन जाते हैं। इन 25 नामों में से 8 नामों का इंतखाब होना है। अब इसमें नाज़रीन नाम आ रहा है कि आमिर फारूक साहब भी जो हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आपकी इजाज़त के साथ, क्योंकि आमिर फारूक साहब का जिक्र आया है, तो एक नाज़रीन सहाफ़ियों का मामला है कि जिन सहाफ़ियों को तनख्वाहें इदारों से नहीं मिलती, उनकी तनख्वाहें रुक जाती हैं
और फोर्स लेबर उनसे कराई जाती है, 3-3, 4-4 महीनों की तनख्वाहें जो है उनको मिलती नहीं, तो फिर अब कानून में एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको तनख्वाहें नहीं मिलती तो आप पैमरा से रुजू कर सकते हैं। तो नाज़रीन, एक लियो कम्युनिकेशन है, उसने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा नहीं कर रखी थी। पैमरा कंप्लेंट काउंसिल ने लियो कम्युनिकेशन को अपने मुलाजमीन की जो तनख्वाहें थी अदा करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पैमरा का जो ऑर्डर था इसे लियो कम्युनिकेशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और आमिर फारूक साहब ने इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया है। मैं अपने इस व्लॉग में अपील करूंगा कि बेशक ये जो एतराज़ उठाया गया इस केस में कि कानून तो 2023 में बना है, इसका माजी से इतलाक़ नहीं हो सकता, लेकिन ये बुनियादी हकूक़ का इशू है। बुनियादी हकूक़ के इशू में फोर्स लेबर की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर मुलाजमीन की तनख्वाहें पेंडिंग हैं, कानून आज आ चुका है, तो माजी की तनख्वाहें भी अदा हो सकती हैं। आमिर फारूक साहब को इस मामले को जो है वो देखना चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों का केस है और ये ब्लैकमेलिंग होती है, ये फोर्स लेबर होती है, और जिन पे जो ये भुगत रहे होते हैं वो इस मेंटल टॉर्चर को बयान भी नहीं कर सकते, यानी कोई उनके दुख, दर्द और तकलीफ का एहसास भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट जो है इसके ऊपर आमिर फारूक साहब को देखना चाहिए कि अगर हुक्म इम्तना दिया है, लेकिन ये लंबा नहीं होना चाहिए और जो हकदारान हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। अगर हमारी बात पहुंची तो उम्मीद करते हैं कि इन मुलाजमीन को ज़रूर रिलीफ मिलेगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि आमिर फारूक साहब का नाम है और आमिर फारूक साहब ज़ाहिर सी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया चीफ जस्टिस आएगा। अब नया जो नाज़रीन चीफ जस्टिस आना है, नए चीफ जस्टिस के हवाले से आपको पता है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कल एक स्पीच भी की थी। बार काउंसिल का गालिबन कोई इवेंट था, वहाँ पर उन्होंने कहा कि 6 जजेस के लेटर ने जो है एक 26वीं आईनी तरमीम की वजह बना, जो 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया था। पूरी जो कम्प्लेक्शन है अदालती निज़ाम की उसे 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए तब्दील कर दिया गया। अब नाज़रीन ये बातें तो हो रही थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, अगर उसमें आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो ये शहर इक़्तिदार में और मुक़्तदर हलकों में आप कह लें या फिर जुडिशल हलकों में बात हो रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो नया चीफ जस्टिस होगा वो शायद लाहौर हाई कोर्ट से कोई जज आए और वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। और जब लाहौर हाई कोर्ट से किसी जज को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो आमिर फारूक साहब के बाद जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उनसे सीनियरिटी के एतबार से सीनियर होगा। वैसे तो नाज़रीन जो नए रूल्स बने हैं उन नए रूल्स में अगर मोहसिन अख्तर कियानी साहब से सीनियर ना भी हो, अगर जूनियर भी हो, तब भी वो जो पैनल 3 का जाना है, किसी भी हाई कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस रिटायर हो जाता है या सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो जाता है तो नए हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए अब 3 जजेस का पैनल जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो उसमें नाज़रीन नाम आ रहा है लाहौर हाई कोर्ट से सरफराज डोगर साहब का, और यह भी बात आ रही है कि शायद सिंध हाई कोर्ट से भी किसी जज को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो लाया जाए। अब नाज़रीन आज ये जो बातें हो रही हैं कि लाहौर से चीफ जस्टिस आएगा या किसी और हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आएगा, तो इस मामले पर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ भी मुलाकात की थी। लेकिन आज नाज़रीन, कल तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने खिताब किया, लेकिन आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने चीफ जस्टिस रियाई अफरीदी साहब के साथ मुलाकात की है। और इस मुलाकात में नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक और जज हैं सरदार इजाज़ इसहाक, वो भी चीफ जस्टिस रियाई अफरीदी के साथ मुलाकात करने के लिए आए। और ये नाज़रीन मुलाकात कमोबेश कोई आधा घंटा से ज़्यादा देर तक जो है वो जारी रही। हमारे ज़ाये के मुताबिक कोई 1 बजे के बाद ये मुलाकात जो है वो शुरू हुई और कोई 2 बजे के लगभग ऊपर नीचे जो है इस मुलाकात का इख्तिताम हुआ। और दूसरी मुलाकात नाज़रीन रियाई अफरीदी साहब की वज़ीर कानून के साथ हुई है। और असद मलिक साहब ने भी एक खबर की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ और जजेस ने भी चीफ जस्टिस रियाई अफरीदी के साथ मुलाकात की है। अब नाज़रीन जो 2 मुलाकातें हुई हैं इसका हम कोई अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। जजेस के चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान ये मुलाकात हुई है, वज़ीर कानून और चीफ जस्टिस के दरमियान मुलाकात हुई है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए हम ये गेस वर्क कर सकते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के हवाले से बात हो रही, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बार है उसकी तरफ से भी एलामिया जारी किया गया है कि अगर किसी दूसरी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाया गया तो हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम मुल्क की एहतजाज करेंगे। अच्छा, मुल्क के एहतजाज की नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बात की है, वो भाई आपका डोमेन तो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है, आप मुल्क भर में कैसे एहतजाज कर सकते हैं।
लेकिन मैं चाहूँगा कि ये दिखाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाले कि पूरे मुल्क में ये कैसे एहतजाज करते हैं। मुझे तजर्बा हो जाएगा, मैं ला इलम हूँ कि वो कैसे पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, लेकिन अगर वो करते हैं तो शायद मैं भी देख पाऊँ कि कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है मुल्क भर में एहतजाज करती है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा होता है, बाहर से चीफ जस्टिस आया, तो इसे अदलिया पर जो है वो हमला तस्वर किया जाएगा। अब नाज़रीन, जो मुलाकातें हुई हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, सरदार इजाज़ इसाक की और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ, इसे हम गेस्ट वर्क ही कर सकते हैं कि ये इसी तनाज़र में हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती के तनाज़र में ये मुलाकातें हुई हैं। अब नाज़रीन देखते हैं कि होता क्या है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब क्या कोई कोशिशें करते हैं, या मतलब ये कोई बात होती है कि नहीं हम हाई कोर्ट से किसी को बना देते हैं और लाहौर हाई कोर्ट से नहीं लाते। अगर नाज़रीन कंसेंट आ जाती है, लाहौर हाई कोर्ट का जज कंसेंट, चीफ जस्टिस कंसेंट दे देता है और मुतलका जज कंसेंट दे देता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कंसेंट दे देता है, फिर तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार कह रही है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम मुल्क के लिए एहतजाज करेंगे, भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की डिमांड है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 के तहत हर शहरी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने का पाबंद है। अगर लीगल प्रोसीजर फॉलो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, तो फिर किसी को एतराज़ उठाने का, अगर आइन पे अमल हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के कमांड के मुताबिक अगर कोई एक्ट हो रहा है, तो फिर किसी को चीखने चिल्लाने या एहतजाज या मुल्क की कॉल देने की, एहतजाज की कॉल देने का कोई हक नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की मंशा के खिलाफ होगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या बड़ी डेवलपमेंट होती है। जुडिशल कमीशन का इजलास तो 10 फरवरी को होना है, लेकिन अगर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट से कोई जज आता है, तो वो 10 फरवरी से पहले पहले आएगा, ताकि जब जुडिशल कमीशन का इजलास हो तो जुडिशल कमीशन के इजलास में उन तमाम नामों पर जब गौर किया जा रहा होगा कि आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, तो वहां पर फिर अगले चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से भी जो है वो शायद वहां पे फैसला हो जाए, या फिर अगले रोज इजलास बुला के जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला भी वहां पर जो है वो कर दिया जाए। अब नाज़रीन एक और खबर है, वो खबर है नाज़रीन इमरान रियाज खान साहब की। रात गए नाज़रीन 2 मुख्तलिफ ट्वीट्स किए गए, मैंने 2 अपने लोगों के ट्वीट्स निकाले हैं। उसमें नाज़रीन ये दावा किया गया कि जो इमरान रियाज खान हैं, वो इमरान रियाज खान जो है, एक मिनट नाज़रीन यहाँ पे एक बड़ा अहम मैसेज आ गया, मुझसे पूछा गया कि तुमने ये क्या किया, इन्हें भी जवाब दूंगा। तो नाज़रीन साबिर शाकिर साहब ने ट्वीट किया, सेफली लैंडेड, वेलकम टू द सेफ लैंड इमरान रियाज खान, या इमरान रियाज खान को वेलकम किया गया, ये साबिर शाकिर साहब ने किया। दूसरा शियान अली ने किया, वेलकम टू द यूके एट इमरान रियाज खान, ग्लैड यू आर सेफ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये दोनों ये बता रहे हैं कि इमरान रियाज खान जो है बरतानिया पहुंच चुके हैं। लेकिन नाज़रीन माजी की इमरान रियाज खान की एक ट्वीट मौजूद है, जब नवाज शरीफ लंदन में थे तो एक ट्वीट इमरान रियाज खान ने किया था, किसी ने अगर बहादुरी सीखनी है तो जो लंदन गया है, जो लंदन चला गया उससे बहादुरी सीखे। तो नाज़रीन जो दूसरों को लंदन जाने का ताना दे रहा था, आज उसको अपना थूका चाटना पड़ा है और वो खुद लंदन पहुंचा हुआ है साबिर शाकिर और शियान अली के मुताबिक। इसके अलावा नाज़रीन जो मुज़ाकरात का मामला था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो आज अपनी मुज़ाकराती कमेटी को तहलील कर दिया है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। और इस मुज़ाकरात की पेशकश में नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI से यह कहा है कि एक तो जो आपने कमेटी बनाई थी 2018 के इलेक्शन का जायज़ा लेने के लिए, वो कमेटी भी कंटिन्यू करे, वो भी 2018 के इलेक्शन को देखे, 2024 के इलेक्शन पर भी कमेटी बनाते हैं, पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं, स्पेशल कमेटी बनाते हैं, वो भी इस मामले का जायज़ा ले। और साथ में नाज़रीन 2014 के PTI के धरने का भी, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने 2014 के PTI के धरने का भी जिक्र किया है, हवाला दिया है कि इसका अहाता भी होना चाहिए। हमने एक व्लॉग में बात की थी कि शायद हुकूमत ये भी सोच रही है कि PTI के 2014 के धरनों के पीछे कौन था, किसने फंडिंग की, धरने कैसे दिए गए, इतने दिन धरना कैसे जो है वो इस्लामाबाद में बैठा रहा, इसकी तफ्तीश भी होनी चाहिए। तो नाज़रीन लगता है ऐसे है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के प्रोसेस से उन्होंने लाताल्लुक़ी का इज़हार किया, मुज़ाकरात के प्रोसेस को ख़त्म करने का ऐलान किया, अपनी मुज़ाकराती कमेटी ख़त्म कर दी। लगता है कि तहरीक इंसाफ को यह भनक, ये मुखबरी मिल चुकी थी, या मुखबरी अंदर से कोई होगी थी कि हुकूमत तो फिर 2014 के मामलात को भी देखना चाहती है, 2014 के धरने को भी देखना चाहती है। तो शायद ये खबर मिलने पे या कोई ऐसा हिंट मिलने पे तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से जो है वो मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं वज़ीर आज़म की इस पेशकश का
पीटीआई की जानिब से क्या जवाब दिया जाता है।